गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आपका सिलेक्शन ऑफ पावर माइंड पावर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हमने टंग के बारे में डिस्कस कर लिया था और जो है थोड़ा सा उसमें से टॉपिक बच गया था और उसे हम अभी तुरंत कंटिन्यू करते हैं। और आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, लार ग्रंथियाँ या स्लेवरी ग्लैंड्स। इसके अलावा हम सभी लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, आमाशय में पाचन या डाइजेशन इन स्टमक। आज हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डाइजेशन से अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो बेसिकली टीथ से अराइज होता है, जिसे हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। और उसके बाद टंग से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उस टंग के बारे में जो एडवांस टंग के बारे में हम लोगों ने सीखा वो हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। आज आगे की क्लास में नॉलेज ऑफ टेस्ट की बात कर रहे थे कि हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसमें किस पार्ट से हमें क्या नॉलेज, कैसे स्वाद का ज्ञान होता है, हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोग तुरंत ही देखेंगे कि जीभ के किस हिस्से से किस टेस्ट का ज्ञान होता है। जैसे ऐसे नॉर्मली समझिए, जैसे याद करने वाली बात है, हमारी जो टंग होती है वो बेसिकली 4 पार्ट में बटी होती है। पहले पार्ट को हम लोग अग्रभाग कहते हैं या उसे एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, जबकि पीछे के भाग को पश्च भाग या उसे पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं और साइड के भाग को पार्श्व भाग कहते हैं या उसे हम लोग लैटरल पोर्शन कहते हैं। और जो बीच का भाग, बड़ा भाग बचता है, उसे हम सभी लोग मध्य भाग कहते हैं। ये जीभ के या जिह्वा के, ये टंग के 4 पार्ट थे जिसे हम लोग ओरली ऐसे समझ गए। एक डायग्राम के थ्रू अभी हम आपको समझाएंगे और जो है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मली आप देखते होंगे कि जैसे ही आप मीठा खाते हैं अपना मुंह बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? तुरंत बंद कर लेते हैं क्योंकि अग्रभाग से जो हमारा इंटीरियर पोर्शन होता है उसे हमें स्वीट या मीठे का पता चलता है। लेकिन जब कभी आप तीखा खाते हैं, सोचिए जब आप बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो आप जो है तीखा भी लगता है तो उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। जब आप बच्चे थे, जैसे ही तीखा खाते थे पूरी जुबान निकाल करके दौड़ते हुए भागते हुए आते थे, आंसू आंसू आ जाते थे। मतलब तीखे का ज्ञान हमें कहां से होता है? जीभ के पश्च भाग से होता है। जबकि जो हमारा पार्श्व भाग होता है जिसे हम लोग लैटरल पोर्शन कहते हैं, उससे हमें सोर या खट्टे का ज्ञान होता है। इसीलिए जब कभी इमली आप देखते ही आप क्या करते हैं? जब अपनी जुबान अंदर घुमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन करता है, हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है, देख करके मन करता है। जब आपका मन करता है तो आप फट से खाने की कोशिश करते हैं और लैटरल पार्ट को अपनी बक्कल कैविटी या मुख गुहिका के अंदर घुमा लेते हैं। मतलब यह हुआ कि पार्श्व भाग से क्या पता चलता है? तो आप बताएंगे पार्श्व भाग से खट्टा पता चलता है, जबकि आपके मध्य भाग और बड़े हिस्से से आपको नमक या साल्ट का ज्ञान होता है। इसलिए थोड़ा सा भी खाने में नमक ज्यादा होता है पूरा घर चिल्लाने लगता है, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो वो क्या है? मध्य भाग जो हमारी जीभ का होता है वो हमें किसका ज्ञान कराता है? तो आप बताएंगे मध्य भाग हमारी जीभ का जो है वो नमक या सॉल्ट का ज्ञान कराता है। हम बस 1 मिनट में आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं कि कैसे हमें अलग अलग हिस्से से टेस्ट का ज्ञान होता है। ये देखिए हमारी टंग है। मनुष्य की टंग या ह्यूमन बीइंग की टंग पश्च भाग से जुड़ी होती। कहां से जुड़ी होती है? पश्च भाग से जुड़ी होती। और जो फ्रॉग होता है, मेढक होता है, उसकी टंग जो होती है वो अग्र भाग से जुड़ी होती है। तो इतना आपको जानते रहना है कि फ्रॉग की टंग कहां से जुड़ी होती है? अग्र भाग से। जबकि ह्यूमन बीइंग की टंग कहां से जुड़ी होती है? तो आप बताएंगे पश्च भाग या पोस्टीरियर पोर्शन से जुड़ी होती है। यह हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है, पश्च भाग है। इस पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम लोग पैपिला के फॉर्म में लास्ट क्लास में देखा था। और जो पैपिला वाला क्वेश्चन हमने कराया है वो आप सभी को बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी डीप का एग्जाम है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है जो आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे लैटरल पार्ट कहलाते हैं या इन्हें हम लोग
पार्श्व भाग कहते हैं, लेटरल पार्ट कहते हैं या इन्हें हम लोग पार्श्व भाग कहते हैं। और ये मध्य का भाग है जिसे हम लोग मध्य भाग या मिडिल पोर्शन कहते हैं, मध्य भाग या मिडिल पोर्शन कहते हैं। ये पश्च भाग है, पश्च भाग या इसे हम लोग पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट या पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं। ये हमारा अग्रभाग है, अग्रभाग जिसे हम लोग एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, अग्रभाग है जिसे हम लोग एंटीरियर पार्ट कहते हैं। बस हमें यहाँ से क्लियर कर लेना है कि किस पार्ट से हमें कौन कौन सा टेस्ट पता चलता है। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि हमें किस भाग से कौन सा टेस्ट पता चलता है, तो आप बताएंगे अग्र भाग से स्वीट का पता चलता है, मीठे का पता चलता है। मध्य भाग से, मिडल पार्ट से हमें साल्ट पता चलता है। पोस्टीरियर पोर्शन से तीखा या आप कहेंगे बिटरनेस पता चलता है। मध्य भाग हो गया। एक भाग बचा आपका लैटरल पार्ट, पार्श्व भाग, पार्श्व भाग से या लैटरल पार्ट से खट्टा पता चलता है। ये हमारे टंग के पार्ट हैं फोर्थ, और इन पार्ट से अलग अलग हमें टेस्ट का ज्ञान होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किस हिस्से से कौन सा टेस्ट पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं कि टंग के क्या फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन करती है टंग, जीभ के क्या फंक्शन होते हैं। तो हम लोग को पता है कि अगर हमसे कोई टंग के फंक्शन पूछे तो टंग के फंक्शन में फंक्शन बायो में इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर हमसे टंग का फंक्शन पूछा जाए तो उस केस में हम लोग क्या बताएंगे, टंग का फंक्शन, पहला फंक्शन होता है ये हमें स्पीक करने में या बोलने में हेल्प करती, स्पीक करने में या बोलने में हेल्प करती। दूसरा काम ये करती है, आप बताएंगे, ये भोजन को निगलने में सहायता करती, भोजन को निगलने में सहायता करती। तीसरा काम आप बताएंगे, भोजन को लार से मिलाने में मदद करती। नेक्स्ट बताएंगे, भोजन को चबाने में या चबाते समय, भोजन को चबाते समय यह उसे टीथ के ओर धक्का देती है। नेक्स्ट आप बताएंगे, यह हमारे मुख गुहिका, बक्कल कैविटी, यह हमारे मुख गुहिका, बक्कल कैविटी तथा टीथ, दांत की सफाई करने का काम करती है। आप देखते हैं जैसे ही आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर आपके टीथ में कोई भी फूड पार्टिकल फंस जाता है तो उसे आप क्या करते हैं, उसे आप जब तक निकाल नहीं लेते तब तक आपकी जीभ बार बार वहां पहुंच के जाती है, और जब बार बार वहां पहुंच जाती है तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग जब तक उसे बाहर नहीं निकाल लेते तब तक हम लोग मानते नहीं हैं। अर्थात ये टंग ही है जो हमारी बक्कल कैविटी और टीथ को सफा करने में या उसकी सफाई करने में सहायता करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉग या कुत्ता जब वो हाँफता है तो अपनी जीभें बाहर निकाल लेता है। जब वो अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है तो देखते होंगे एक तरल पदार्थ गिरता है जिसे म्यूकस कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डॉग की टंग होती है उस टंग में जो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई या मैक्सिमम ब्लड वेसल्स होते हैं, जब उसमें बहुत सारी रक्त नलिकाएं होंगी तो
टेम्परेचर बढ़ने पर, गर्मी के दिनों में खास करके टेम्परेचर बढ़ने पर उसके जीभ में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है, जिससे वो अपनी बॉडी को कूल करने के लिए वो अपनी जीभ को बाहर निकाल लेता है तथा एक तरल पदार्थ स्रावित करता है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं, तो आपका फट से आंसर होना चाहिए कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ने पर उसके जीभ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए वो कुत्ता अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है और हाफ कर अपनी बॉडी को कूल करता है। ये हमारा टॉपिक था जिसे हम लोगों ने टंग के बारे में सीखा और जाना। टंग के बारे में हमने आपको 2 डिजीज बताई थी, एक बताया था माइक्रोग्लेसिया, एक बताया था ग्लोसाइटिस। आपका फर्ज बनता है कि वो दोनों डिजीज को अच्छे से रेडी रखें, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो है मे बी क्वेश्चन अराइज। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग को सेल्फिश होना चाहिए। टॉपिक को थॉरो स्टडी करिए, अपने अकॉर्डिंग सिनॉप्सिस बनाइए, क्वेश्चन अपने से बनाइए, अपने से पूछिए। जिस दिन आप अपने से पूछने लगेंगे कि ये क्या होता है, उस दिन आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगी और सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अपने सिलेबस को एक ब्रीफ व्यू में देखिए कि क्या चीज़ें पढ़नी है, जो चीज़ पढ़नी है उसमें से क्या पढ़ना है। अगर आप उस टॉपिक को भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे तो काम हो जाएगा। और इस महामारी काल के दौरान अगर आप अपने एग्ज़ाम को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं तो भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। और साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग या मैथ्स या जीएस के दूसरे पार्ट जो हमारे ऑनलाइन चैनल से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जितने टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग का एक एजेंडा बन के चल रहा है कि हम उस बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे और आपके साथ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उम्मीद दिखाएंगे। एग्जाम के बाद आप रियलाइज करोगे कि सर ने जो कहा था सच में वही क्वेश्चन आए हैं। हम नहीं चाहते कि एग्जाम के बाद रियलाइज करें और आपसे कुछ गेम छूट जाए। अपने एम के प्रति आप बिल्कुल तत्परता से लगे रहिए। जितने टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम में। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया करेंगे तो उस क्लास में हम देखेंगे कि हमसे जुड़े हुए जितने विद्यार्थी हैं वो कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी दिन आएगा कि आप उसमें जैसे आज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं, कल आप बताएंगे आई एम सेलेक्टेड। फिर हमें सुनकर इतना अच्छा लगेगा, इस चैनल को इतना अच्छा लगेगा कि इस महामारी काल में भी ये इंस्टीट्यूट आपके साथ आपके कामयाबी के लिए खड़ा है और जितना हो सकता है मटेरियल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और ढेर सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगी, उसके लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं। अभी तक हम लोगों ने टंग की बात की, आगे चलते हैं। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिसे हम लोग लार ग्रंथियां या स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लार ग्रंथियां कहते हैं या स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम लोग लार ग्रंथियां कहते हैं और स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। जब कभी लार ग्रंथियों की बात होती है, स्लेवरी ग्लैंड की बात होती है, तो उसमें हम लोग लार ग्रंथियों का नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि इन्हीं का काम है लार को स्रावित करना। हम आपको यहां पर इनका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती हैं और लार ग्रंथियों का काम क्या होता है, और लार ग्रंथियां लार निकालती हैं तो लार में क्या होता है। एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप यहां पर देखें, ये एक माउथ है, माउथ में बक्कल कैविटी दिख रही है और जो है ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप सिर्फ यहां पर देखें, ये देखिए कान के नीचे एक लार ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग पैरोटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोटिड। ये देखिए लार ग्रंथि है, ये नली है, उसकी क्या है? नली है। और इस नली से ये क्या करती है? इसी नली से ये लार का स्रावण करती है, लार का सिक्रीशन करती है। और ये जो लार का सिक्रीशन करती है, यही लार जो होता है हमारे फूड मटेरियल को मॉइस्ट करता है और उसे डाइजेस्ट भी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी हम लोग बात करने चल रहे हैं कि माउथ में ही डाइजेशन शुरू होता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है। हम लोग जितने लोग जानते थे या नहीं जानते हैं, आज से क्लियर कर लेंगे कहां से शुरू होती है। तो आप बताएंगे इसकी शुरुआत माउथ से होती है। एक लार ग्रंथि है जो आपको दिख रही है, दूसरी एक लार ग्रंथि होती है, ये भी आपको दिख रही होगी। एक तीसरी लार ग्रंथि है,
3 लार ग्रंथियां, एक व्यक्ति है जो अपना माउथ पूरब की तरफ किया हुआ है और उसमें आपको 3 लार ग्रंथियां दिख रही हैं और आपको पता है कि अगर एक कान इधर है तो दूसरा कान बगल में होगा। इसका मतलब ये, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं तो धोखे से भी नहीं टिक करेंगे 3, ये टिक करेंगे 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपको दिख रही होगी, कहां पाई जाती है? कान के नीचे। और सबसे छोटी लार ग्रंथि आपको दिख रही होगी, कहां पाई जाती है? जीभ या टंग के नीचे। ये हमारी जीभ है, इस जीभ के नीचे एक लार ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल। नाम थोड़े से देखिए, सबलिंगुअल। क्या कहते हैं? सबलिंगुअल। और एक हमारे जबड़े में पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सबमैंडिबुलर। क्या कहते हैं? सबमैंडिबुलर। और एक हमारे कान के नीचे पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग पैरोटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोटिड। हमारी लार ग्रंथियां कितनी हैं? तो आप बताएंगे हमारी लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। एक कान के नीचे पाई जाती है जिसे पैरोटिड कहते हैं, एक निचले जबड़े में पाई जाती है जिसे हम लोग सबमैंडिबुलर कहते हैं, और एक तीसरी जीभ के नीचे पाई जाती है जिसे हम लोग सबलिंगुअल कहते हैं। ये जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है आप इसे देख रहे हैं, ये पैरोटिड कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस पैरोटिड में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है? वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। और इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से पैरोटिड में हमारे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। इसमें सूजन आ जाती है। जब इसमें सूजन आ जाती है तो ये सूजन की वजह से फूल जाती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग मम्स कहते हैं, या इसे हम लोग गलसुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग गलसुआ कहते हैं। हमने आपसे ये बताया कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे पैरोटिड में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से इसमें सूजन आ जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग मम्स कहते हैं, या जिसे हम लोग गलसुआ कहते हैं। कभी हमसे पूछा जाए कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, आप पहला सिम्टम बताएंगे कि पैरोटिड ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा सिम्टम बताएंगे ड्राई ऑफ माउथ, कि माउथ सूखने लगता है। तीसरा सिम्टम बताएंगे ड्राई ऑफ ईयर, कान भी सूखने लगता है। ड्राई ऑफ आई, आईज सूखने लगती हैं। और ज्वाइंट्स पेन होने लगते हैं। और आप बताएंगे फीवर आने लगता है। जब किसी को ये सब लक्षण दिखें तो आप भी डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या हो गया है। आप बताएंगे उसे मम्स या गलसुआ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरी हमारी होती है सबमैंडिबुलर। ये सबमैंडिबुलर जो होती है ये पैरोटिड से छोटी होती है, जबकि सबलिंगुअल से बड़ी होती। क्लियर? अगर हमसे पूछा जाए सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, हम लोग टिक करेंगे पैरोटिड होती है। हमसे पूछा जाए मिडिल की लार ग्रंथि कौन सी होती है तो हम लोग बताएंगे सबमैंडिबुलर। हमसे पूछा जाए कि निचले जबड़े में कौन सी पाई जाती है तो हम लोग टिक करेंगे सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर की खास बात यह होती है कि ये जो है पैरोटिड से छोटी होती है और सबलिंगुअल से क्या होती है? सबलिंगुअल से बड़ी होती है। ये पैरोटिड, ये जो सबमैंडिबुलर है, इसका काम क्या होता है तो आप बताएंगे इसका काम होता है लार का श्रावण करना। किसका श्रावण करना? लार निकालती है, लार निकालने में हेल्प करती है। दूसरी एक लास्ट हमारी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब, जहां भी कहीं लिंगवा वर्ड लिखा रहे इसका मतलब भी होता है टंग। जहां भी कहीं भी लिखा रहे लिंगवा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टंग। सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे पाई जाने वाली लार ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? सबलिंगुअल कहते हैं। सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है और ये भी म्यूकस का श्रावण करती है। लगभग 70% तक लार का श्रावण कौन करता है? पैरोटिड करता है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ये तीनों लार ग्रंथियां अपना लार स्रावित करती हैं। बेसिकली आपसे पूछा जाए लार ग्रंथियों के बारे में तो आप बताएंगे लार ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो लार का श्रावण करती हैं। इसके अकॉर्डिंग इन्हें 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले को हम लोग कहते हैं माइनर लार ग्रंथि या माइनर सलेवरी ग्लैंड, दूसरे को हम लोग कहते हैं मेजर सलेवरी ग्लैंड। हमारे बक्कल कैविटी, मुख गुहिका में 2 टाइप की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक लार ग्रंथि जो माइनर टाइप की है वो हमेशा
जो हमारे माउथ को मॉइस्ट बनाए रहती है वो माइनर लार ग्रंथियां हैं, जो लगातार छोटी छोटी लार ग्रंथियां होती हैं जो लगातार लार को निकालती रहती हैं, जिससे हमारा बक्कल कैविटी या मुख गुहिका क्या बना रहता है, मॉइस्ट बना रहता है या आर्द्र बना रहता है, जिससे आपका माउथ ड्राई नहीं होता। लेकिन जो मेजर लार ग्रंथियां तीनों हैं, तीन जोड़ी, ये क्या करती हैं, ये जैसे ही हम खाना खाते हैं ये ज्यादा स्रावित होती हैं और हमारे फूड को एक लुब्रिकेंट की तरह क्या करती हैं, उन्हें चबाने में और उन्हें निगलने में, दोनों में हेल्प करती हैं। जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं, जैसे ही कुछ खाते हैं, वो खाना जैसे हमारे मुख गुहिका में पहुंचता है, मुख गुहिका उसको क्या करती है, मुख गुहिका उसको आर्द्र बना देती है और वो मॉइस्ट फॉर्म में हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलस कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले बोलस कहां पाया जाता है, क्या है बोलस, तो आप बताएंगे लार ग्रंथियों के द्वारा आर्द्र हुआ भोजन ही क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, और जिसे हम लोग हिंदी में लुगदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लुगदी के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, ये निगलने में हेल्पफुल होता है। ये लार ग्रंथियों के बारे में था। लार ग्रंथियां कैसी होती हैं, क्या होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, हमने आपको वो भी डिस्कस कर दिया। आप खूब याद रखिएगा कि गलसुआ एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मम्स नामक बीमारी किससे होती है। आप फट से टिक करेंगे वायरस से होती है, कहां होती है, आप फट से टिक करेंगे कि ये जो हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है इसी में होती। आप सबसे बड़ी आपसे पूछा जाए, सबसे छोटी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप फटाफट इसको क्या कर लेंगे, इसे डिस्कस कर लेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। लार ग्रंथियों से लार निकलता है, ये हम सब लोग को पता चल गया। अब हम लोग ये जाने कि लार में होता क्या है। लार ग्रंथियों से लार तो निकलता है, लेकिन लार ग्रंथियों में जो लार निकलता है उस लार में क्या होता है। तो हमसे कोई पूछे लार में, लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों का फंक्शन क्या है, तो आप बताएंगे लार का श्रावण करना। क्या करना, लार का श्रावण करना या सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। क्या इंग्लिश में बोलेंगे, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लार में होता क्या है, तो आप बताएंगे लार में जो है 95% जल होता है। क्या होता है, 95% लार में जल होता है, और जो 5% बचा उस 5% में आपको मिलेगा कार्बनिक पदार्थ। क्या मिलेगा, कार्बनिक एंड अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक एंड अकार्बनिक पदार्थ। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, और आप बताएंगे कि इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स। कोई आपसे पूछे कि लार ग्रंथियां जो लार निकालती हैं उस लार में क्या क्या होता है, तो आप उस केस में बताएंगे कि उसमें 95% आपको जल मिलेगा और उसके बाद 5% में कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं तथा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं लार ग्रंथियों से। और आगे ये देखिए, हमसे पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि लार जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो आप उस केस में बताएंगे कि इसका पीएच मान 6.8 होता है। कितना होता है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना हो गया, आप बताएंगे लार का पीएच मान 6.8 होता है। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लार का पीएच मान कितना होता है, आप फट से टिक करेंगे 6.8 होता है। ऐसे हमसे एग्जाम में पूछा जाता है ब्लड का पीएच मान कितना होता है। जब आपसे पूछा जाए ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो आप फट से बताएंगे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। सारे पीएच मान को हम एक ट्रिक से सीख लेंगे, लेकिन अभी आप एग्जाम के लिए 2 पीएच मान याद रखें कि लार का पीएच मान इतना होता है और जो है ब्लड का पीएच मान इतना होता है। स्टूडेंट्स को हमेशा कोरिलेट करनी है चीजें। जब आप चीजें कोरिलेट करना सीख जाएंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। लार जो होता है पर डे 1.5 लीटर तक निकलता है। कितना निकलता है, तो आप बताएंगे लार पर डे 1.5 लीटर तक निकलता है। और आप बताएंगे ये 5 पॉइंट क्लियर,
ये चीजें हमारे लार में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जो एग्जाम में अब आगे आएगा वो हमारा एक पीएच मान से क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन जो होता है पीएच मान के अलावा जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, तो आप बताएंगे कि एक क्वेश्चन पीएच मान से आता है और दूसरा क्वेश्चन कि लार में पीएच मान से क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे कहां से आते हैं, तो आप बताएंगे एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं। कुछ लाइट में डिफॉल्ट हो रहा था जिसकी वजह से तो लाइट की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और जो है आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारा कहां से आता है, एक क्वेश्चन हमारा जो है पीएच मान से आता है, और एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं एंजाइम से। एंजाइम इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, एंजाइम से क्वेश्चन जरूर आते हैं और उसको हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो एंजाइम्स हैं इसमें क्वेश्चन लार से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे लार में क्या क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से उसे आंसर कर लेंगे। आगे देखिए, जो हमारा लार है उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। हमने अभी आपसे बताया एंजाइम्स, और हमने फर्स्ट क्लास में आपसे बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था, यहीं पर हमने कंटिन्यू करके बताया था कि जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन होते हैं, और ये जो हैं, ये जो प्रोटीन हैं ये पाचन में सहायता करते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। यहीं पर हमने आपसे डिस्कस किया था स्टेरॉइड क्या होते हैं। स्टेरॉइड जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स को हम लोग स्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड बोलते हैं। कभी कभी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी आए एंजाइम्स देखते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज। हमारे लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज। एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है टाइलिन। एमाइलेज और टाइलिन दोनों क्या हैं, दोनों एक ही एंजाइम्स हैं। एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है लाइसोजाइम। तो कोई हमसे पूछे कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे कि इसमें एमाइलेज पाया जाता है, इसमें टाइलिन पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। ये जो एंजाइम हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए समझते हैं, ये जो एमाइलेज और टाइलिन है ये क्या करता है, तो आप बताएंगे ये माउथ में ही, मुख में ही स्टार्च का पाचन करता है। कितना, 70%। 70% स्टार्च का पाचन कहां होता है, माउथ में। माउथ में ये दोनों एंजाइम 70% स्टार्च का पाचन करते हैं। और आप जानते रहिए स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो किस में बदल जाता है, माल्टोज में। किस में बदल जाता है, माल्टोज में। स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। कौन बदलता है, तो आप बताएंगे इसको बदलने के लिए एमाइलेज है और टाइलिन है। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, ये दोनों एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च को माल्टोज में। ये काम कौन कर रहा है, तो आप बताएंगे आपको पता है ये दोनों एंजाइम ये काम करते हैं। एक तीसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। ये क्या करता है, तो आप बताएंगे ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये एंटी बैक्टीरियल होता है। क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल। क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। और ये क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को या फिर बक्कल कैविटी में उपस्थित पहले से
बक्कल कैविटी में पहले से उपस्थित बैक्टीरिया को ये क्या करता है, ये पहले से उपस्थित बैक्टीरिया को किल करता है। तो कोई आपसे पूछे इसका काम क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। क्या काम होता है, बैक्टीरिया को किल करना। ये बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब अभी हमने लिखा कि ये क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, अर्थात ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और ये बैक्टीरिया को क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। एंटीबैक्टीरियल होता है और ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो लाइसोजाइम, इसीलिए गॉड को पता था कि आप जो है कंप्यूटर सेट पर बैठ करके अपने को बहुत अच्छा फील करेंगे, लेकिन आपको पता है कि अगर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर ही पाए जाते हैं। आजकल तो सबके पास मल्टीमीडिया सेट है। खाने से पहले, खाते समय देखते हैं आप, एक हाथ से लोग लगे रहते हैं और दूसरे हाथ से खाते रहते हैं, और कितनी देर लगती है आपको पता है। और गॉड को पता था कि ये आएगा, इसलिए गॉड कितना मेहरबान है आपके लिए कि जो उसने क्या किया, उसने जो है आपको कुछ एंटीबैक्टीरियल एंजाइम दिया कि खाना खाने के बाद हमारा मनुष्य बीमार ना पड़ जाए, उसके लिए उसने क्या किया, उसने जो है एक एंजाइम दिया था। एक एंजाइम नहीं, तीन चीजें हमारी बॉडी में पाई जाती हैं जो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को क्या करती हैं, किल करती हैं। भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल करती हैं और हमें हेल्दी रखने में हेल्पफुल करती हैं। तो ये एंजाइम का कॉन्सेप्ट था जिसे हम लोगों ने समझा। अब हमसे कोई लार ग्रंथियों के बारे में पूछे तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लार ग्रंथियों के बारे में अच्छे से आंसर कर लेंगे और कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एक बीमारी की बात आई थी, उसे भी आप हैंडल कर लेंगे, और 2-3 बीमारियां हैं जिसे हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का पैटर्न अब वो नहीं रहा कि हल्के से क्वेश्चन आ गए और आप सॉल्व करके चले आए, और आप जो है इतने अच्छे भी नहीं हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप उसे क्लेम करेंगे, नहीं हमारे सिलेबस में नहीं था। अगर आपके सिलेबस में डाइजेशन है तो इसका मतलब आपके सिलेबस में वो सब चीजें हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हैं और हमारी बॉडी से संबंधित हैं। अगर आप टंग पढ़ सकते हैं और लार ग्रंथियां पढ़ सकते हैं तो आपको, जैसे टंग के बारे में बीमारी हमने अलग से बताया था, वैसे लार ग्रंथियों के बारे में अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मम्स या गलसुआ, मम्स या गलसुआ ये किससे संबंधित है, तो आप फट से टिक करेंगे लार ग्रंथियों से संबंधित है। इसी तरीके से आपको यह भी देखना है कि अगर कभी आपसे कोई पूछे जोगरेन, एस जोगरेन सिंड्रोम, ये किससे संबंधित है, अगर कभी आपसे पूछा जाए एस जोगरेन सिंड्रोम किससे संबंधित है, तब भी आप बताएंगे ये किससे संबंधित है, ये भी हमारे लार ग्रंथियों से संबंधित है। क्या होता है, आई विल डिस्कस। नेक्स्ट आता है साइलोलिथियासिस। एक बीमारी है साइलोलिथियासिस। एक बीमारी और आती है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, साइलोडेनिटिस। ये चारों बीमारियों के नाम अगर कहीं आपको दिख जाएं तो आपको फट से समझना है कि ये बीमारी किससे संबंधित है, ये बीमारी लार ग्रंथियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, लार ग्रंथियों से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में उत्सुकता जग रही होगी कि क्या होता है। दोस्तों आप जानते हो मम्स का मतलब होता है गलसुआ। इसे आप सुना भी होगा, देखा भी होगा कि मम्स बीमारी जो होती है वो लार ग्रंथियों में होती है। दूसरा उसके नीचे लिखा है एस जोगरेन सिंड्रोम। कोई आपसे पूछे ये क्या होता है तो आपको बताना है कि ये जब हमारे बॉडी में, जब हमारे शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है और WBC की संख्या बढ़ने के बाद ये हमारे जो है सलेवरी ग्लैंड को, ये हमारे आयली ग्लैंड को, ये हमारे सेबेसियस ग्लैंड को जब ये क्या करती है, जब ये तीनों को डिस्टर्ब करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एस जोगरेन सिंड्रोम। क्या कहते हैं, एस जोगरेन सिंड्रोम कहते हैं। अगर हमसे कभी पूछा जाए सिलोलिथियोसिस बीमारी क्या होती है, तब हम लोग इतने होशियार हो चुके हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सिलोलिथियोसिस किससे संबंधित है, बस वहां ऑप्शन दिएगा ईयर, टंग और आईज और इंटेस्टाइन। तो आप जितने लोग सलेवरी ग्लैंड टिक करेंगे उनका सही और सबका गलत। तो लार ग्रंथियों में होने वाली साइलोलिथियोसिस क्या होती है, हम आपको बता देते हैं कि जब हमारे, अभी हम जब आपको टंग पढ़ा रहे थे तो उसमें टंग पढ़ा रहे थे तो उसके बाद जो लार ग्रंथि पढ़ाए उसमें हमने आपको पैरोटिड दिखाया और फिर दिखाया देखो इसका लार एक नली से जाता है। फिर हमने आपको जब सब मैंडिबुलर कराया तब भी दिखाया कि देखो इसका लार भी एक नली से जाता है। जब इस नली में स्टोन बनना शुरू हो जाए
जब इस नली में स्टोन बन जाए, लार निकलने में बाधाएं आए, तो उसे समझ जाइएगा कि वो कौन सी बीमारी है, वो साइलोलिथियसिस। एक दूसरी बीमारी है ये साइलोडेनेटिस। जब इसके सिम्टम आपकी बॉडी पर दिखने लगे, सिम्टम के साथ जब ये चीजें दिखती हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइलोडेनेटिस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चाहे इतनी लार ग्रंथियां चाहे जिससे पढ़े हों, लेकिन अपना ये कॉन्फिडेंस है कि आप इन बीमारियों के नाम में नहीं जानते होंगे। मतलब ये आपको यहां पर क्या दिया गया, एडिशनल दिया गया, जो फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे जितने टॉपिक हम हैंडल करेंगे, आपको एडिशनल चीजें देते रहेंगे, और जो है उम्मीद करेंगे कि आप जो है इन चीजों को कैप्चर करने में हेल्पफुल होंगे और अपने स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए भी कंटिन्यू रहेंगे। तो जो टंग के बारे में डिस्कस हुआ, उम्मीद करते हैं कि आप उसे रेडी कर लेंगे, लार ग्रंथियों के बारे में रेडी कर लेंगे, और चीजें जो आगे हम कराएंगे उसको भी आप रेडी कर लेंगे। आज के लिए इतना। कल हम अपने टाइम पर 11:30 ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपके लिए प्रेजेंट होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। कहाँ की हैं? क्लिक करें तो